हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 वीडियो हो चुके हैं और आज चौथा वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा जो हुई थी उसके कितने अधिवेशन हुए थे और हर अधिवेशन में कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा देश जो कि हमारे देश का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान को बनाने में कौन से देश से कौन सी चीज़ें ली गई थी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो चालू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहले से ही प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज। दोस्तों, अगर बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12वें अधिवेशन में संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया था और जैसे कि बता चुके हैं उस समय 8 महिलाओं ने इसमें हस्ताक्षर भी किए थे। तो आज जानते हैं कि हर अधिवेशन में कौन सी मुख्य घटनाएं घटी थी जो आपके आने वाले एग्जाम में सहयोगी और उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि अधिवेशन अगर हुए थे, टोटल अधिवेशन की संख्या थी 12। पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जैसे आपको पता ही होगा। जब हम बात करते हैं मित्रों दूसरे अधिवेशन की, तो दूसरे अधिवेशन में समितियों का निर्वाचन हुआ था। तीसरे संविधान की बात करते हैं मित्रों, तो समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। चौथे अगर अधिवेशन की बात करते हैं तो चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगर बात करते हैं हम 5वें अधिवेशन की मित्रों, तो जो 5वें अधिवेशन में प्रमुख शक्ति का दायित्व ग्रहण किया गया था। अगर बात करते हैं छठे अधिवेशन की, तो छठे अधिवेशन में प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान ग्रहण किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान लिया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं 7वें अधिवेशन की, तो 7वें अधिवेशन में मित्रों याद रखिएगा प्रथम वाचन हुआ था। बात करते हैं अगर 8वें अधिवेशन की, तो जो 8वां अधिवेशन है तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित चीजें थी। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। अगर बात करते हैं मित्रों 9वें अधिवेशन की, तो 9वें अधिवेशन में प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अधिवेशन 9 में प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था और इसके साथ साथ जो संविधान था उसका हिंदी व अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ था। इंपॉर्टेंट है अधिवेशन 9, फिर से देख लीजिए कि प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था, ब्रिटिश शासन का शासन समाप्त हो गया था इस अधिवेशन में, और संविधान का हिंदी व अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अगर 10वें अधिवेशन की, तो इस 10वें अधिवेशन में दूसरा वाचन हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था जो प्रारूप समिति थी उसके 3 वाचन हुए थे, तो दूसरा वाचन हुआ था जो 10वें अधिवेशन में हुआ था, और जो 11वां अधिवेशन था उसमें तीसरा वाचन हुआ था। ठीक है, और अगर बात करते हैं 12वें अधिवेशन की, तो इसमें राष्ट्रपति की घोषणा व राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रक्रिया स्वीकार की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये तो प्रमुख 12 अधिवेशन थे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। तो हमारा देश जैसे कि अभी बताया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और बात करें अगर थोड़ा और जानकारी की, तो अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वही अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में अमेरिका एक पहला देश है जिसका सबसे पहले लिखित संविधान हुआ था या तैयार हुआ था। और जो हमारा संविधान है काफ़ी हद तक अमेरिका के संविधान से मैच खाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए थे जो हमारे संविधान को बहुत विशेष बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों उसकी तरफ। पहले बात करते हैं मित्रों अमेरिका से। जो अमेरिका का संविधान है उससे बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। आइए देखते हैं क्या क्या लिया गया था। पहले बात करते हैं जो प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग। तो जो प्रस्तावना के शब्द हैं मित्रों याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं और एग्जाम में कहीं भी पूछी जा सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिया गया है अमेरिका से। दूसरा जो प्रावधान है मूल अधिकार, ये भी अमेरिका से है।
तीसरी बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमारे अमेरिका से ही लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर बात करते हैं सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रावधान या प्रक्रिया है, वो हमें अमेरिका के संविधान के चीज़ों में देखने को मिलती है और वहाँ से हमने इसको ग्रहण किया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, वो भी हमें अमेरिका से मिलती है। और इसके बाद अगर बात करते हैं जनहित याचिका PIL, याद रखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी आया हुआ मित्रों कि जनहित याचिका सबसे पहले शुरू हुई थी अमेरिका में और अमेरिका से ये प्रावधान भी लिया गया था और भारत में भी जनहित याचिका की वैल्यू है, बहुत महत्व है। आगे बात करते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन। ये न्यायिक पूर्वावलोकन मित्रों वो भी लिया गया था अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब होता है कि अगर न्यायालय ने कोई भी अगर निर्णय दिया है तो उसका ये अधिकार है, उसका क्षेत्राधिकार है कि उस निर्णय को तुम पुनः उसका अवलोकन कर सकता है, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उसमें सुधार कर सकता है। और ठीक वैसे ही क्या कहते हैं, अगर बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे क्या होता है, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो वो निर्णय लेने में बहुत स्थिर होती है और निर्णय लेने की क्षमता उसमें बहुत बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद, तो मित्रों ये भी हमारा लिया गया है अमेरिका से। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई थी अमेरिका के संविधान से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जापान से। तो मित्रों अगर जापान की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित जो प्रावधान है वो जापान से लिए गए हैं। अगर बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से सबसे पहले लिया गया ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन। इसका मतलब होता है कि अपने देश में ना किसी राजा का शासन चलेगा, ना किसी और प्रकार के ऐसे पद वाले व्यक्ति का शासन चलेगा, ना राजा का, ना रजवाड़ों का, ना क्षेत्रीय कोई अधिकारियों का। यहाँ पे जो भी शासन चलेगा वो चलेगा विधि का शासन। मतलब ये विधि का शासन ऐसा होगा जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा और ब्रिटेन से समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। और दूसरी बात करते हैं अगर संसदीय प्रणाली की, जो इस समय वर्तमान है हमारे देश में है संसदीय प्रणाली, तो मित्रों याद रखिएगा संसदीय प्रणाली भी हमें ब्रिटेन के संविधान से मिलती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं एकल नागरिकता की, तो एकल नागरिकता भी मित्रों हमको ब्रिटेन से ही मिलती है। और एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर कहीं भी पैदा हुआ तो वो भारत के किसी भी राज्य में आराम से भ्रमण कर सकता है, वहाँ रह सकता है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर के संबंधी भी प्रावधान में उसमें भी लागू हो गया कि एक व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कहीं भी रह सकता है। ठीक है, एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका में देखने को नहीं मिलती है लेकिन ब्रिटेन को मिलती है। तो ये खूबसूरत जो प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगर बात करते हैं व्यवस्था की, तो अगर बात करते हैं द्विसदनी व्यवस्था, तो भारत में भी 2 सदनी व्यवस्था है, उच्च सदन और निम्न सदन, या कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। और अगर बात करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो मित्रों ये भी हमें मिली है ब्रिटेन के प्रावधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान के प्रावधान से लिया गया है। और अगर बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार, मतलब जो संसद के विशेषाधिकार हैं वो भी प्रक्रिया हमें मिलती है ब्रिटेन से। और अगर बात करते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय जो होता है कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं तो सरकार उसी की होगी या उसी व्यक्ति को चुना जाएगा और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका उसको मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका के लिए निर्णित होता है। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं विधि का शासन का मतलब। फिर जान लीजिए मित्रों, विधि का शासन होता है कि सबके लिए समान न्याय मिलना। ठीक है, जैसा कि पहले राजा रजवाड़ा को चलता था कि एक क्षेत्र में दूसरा राजा है, दूसरे क्षेत्र में दूसरा राजा है, तो उनके अब अलग अलग निर्णय होते थे और जो उस राजा के करीबी होते थे तो निर्णय
उसके फेवर में जाते थे। लेकिन विधि के शासन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, सबको संविधान से समान न्याय प्राप्त होगा और सभी व्यक्ति संविधान के सामने या विधि के सामने समान महत्व रखते हैं। हर व्यक्ति की इसमें गरिमा बताई गई है, हर व्यक्ति की गरिमा को मान्यता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मित्रों अगर कनाडा की, तो कनाडा की बात करते हैं तो जो सशक्त या मजबूत केंद्र है वो व्यवस्था अब हमको कनाडा से मिलती है। जो संघीय व्यवस्था है वो भी मित्रों हमको कनाडा से मिलती है। और अगर शक्तियों का वितरण की बात कही जाए कि शक्तियों का वितरण कैसे देना है, शक्तियों में केंद्र सरकार के पास कौन कौन शक्ति रहेगी, राष्ट्र के पास कौन कौन शक्ति रहेगी, ये जो प्रक्रिया है वो कनाडा के संविधान के प्रावधान से ली गई है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। इसका मतलब है कि राज्यों को शक्ति का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन बहुत सारी विशेष शक्तियां ऐसी केंद्र के पास रहती है जो विशेष व्यवस्था में उनका प्रयोग करके केंद्र पूरे भारत के राज्यों पर शासन चला सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो राज्यों में होती है वो प्रावधान भी हमें कनाडा से मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और ये राज्यों में होती है। मतलब एक तरह से केंद्र में जो नियुक्ति होती है, केंद्र सरकार जो नियुक्त करती है राज्यपाल की, वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में भेजती है। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण की ओर ये एक निर्देश या केंद्रीकरण की ओर एक इशारा करता है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ हैं केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं संघात्मक विशेषताएं, तो संघात्मक जो विशेषताएं हैं उसका भी प्रावधान मित्रों लिया गया है कनाडा से। और अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी न्याय निर्णय, तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान है वो भी मित्रों हमें कनाडा से ही प्राप्त होता है। और अगर आगे बात करते हैं रूस की, चूंकि रूस मित्रों शुरू से ही भारत का मित्र रहा है और आज़ादी के बाद से उसने महत्वपूर्ण अपना साथ निभाया है, महत्वपूर्ण तरीके से भारत का साथ दिया है, तो जो मूल कर्तव्य हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो मूल कर्तव्य हैं हमें रूस से ही प्राप्त हुए हैं, रूस के संविधान से प्राप्त हुए हैं। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श की बात कही गई है वो भी चीज़ हमें रूस से ही प्राप्त होंगे। याद रखिएगा मित्रों, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं वो हमको मिलते हैं रूस से ही। ठीक है, अगला जो राज्य आता है, अगला जो देश आता है वो है आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आयरलैंड से ही मिले हैं, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और चूंकि जानते ही हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और ये हर राज्य के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और राज्य अपने कल्याण के लिए, अपने राज्य के व्यक्तियों के लिए, अपने राज्य के मनुष्यों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य करेगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और ये एक तरह से जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे उनके जो विचार थे एक राज्य की उन्नति के लिए, तो उनके जो विचारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है, उनके विचारों को इसमें रखा गया, उनके विचारों के दर्शन हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होते हैं। और बात करते हैं अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था होती थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसके जो प्रक्रिया है वो हमको मिलती है आयरलैंड से। और अगर बात करते हैं अगर राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में कुल जो व्यक्ति लिए जाते हैं मित्रों, याद रखिएगा वो सारे हमको मनोनयन की जो प्रक्रिया होती है सारी वो राष्ट्रपति द्वारा निर्णित होते हैं। ये प्रक्रिया हमको आयरलैंड से ली गई है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कला, साहित्य, विज्ञान से संबंधित विशिष्ट व्यक्ति जो उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और इस क्षेत्र जिस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उन व्यक्तियों का चुनाव राज्यसभा के लिए होता है और इसका चुनाव राष्ट्रपति करता है। और ये पूरी प्रक्रिया हमको मिली है आयरलैंड से। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके संविधान से में क्या क्या चीज़ें ली गई तो मित्रों देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है किसी भी देश के संविधान को
अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना या उसकी उद्देशिका जानना बहुत जरूरी होती है। किसी भी संविधान के लिए उसकी जो उद्देशिका या प्रस्तावना होती है एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है मित्र, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसकी जो भाषा है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा हमको ऑस्ट्रेलिया से मिलती है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती है। जो समवर्ती सूची है वो भी मित्रों हमको मिलती है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का मतलब है कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों निर्णय ले सकती है, लेकिन अगर किसी बिंदु पे लेके अगर दोनों विवाद हो जाए तो मित्रों, तो केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार को मानना होता है। तो समवर्ती सूची मित्रों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अनुच्छेद 301 है जो व्यापार संबंधित है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो व्यवस्था है, अच्छा क्वेश्चन है कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की व्यवस्था है वो भी हमको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती है। अगर बात करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, जो कि राष्ट्रपति आहूत करता है, और जो संयुक्त बैठक होती है मित्रों उसकी अध्यक्षता, याद रखिए कई बार पूछा गया है कि जो दोनों संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक को आहूत हमेशा राष्ट्रपति ही करता है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। अगर बात करते हैं जर्मनी की मित्रों, तो आपातकाल में राष्ट्रपति को जो प्राप्त होते हैं मौलिक शक्ति, या आपातकाल में राष्ट्रपति को जो मौलिक शक्ति प्राप्त होती है जिसके आधार पर वह निर्णय लेता है और संविधान के अनुसार कार्य करता है, वो सारी शक्ति का प्रावधान हमको जर्मनी के संविधान से प्राप्त होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रांस की। तो जो फ्रांस में गणतंत्र की व्यवस्था है वही व्यवस्था भारत में भी है और फ्रांस से ये प्रावधान लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी हमें फ्रांस के संविधान से मिलता है। बात करते हैं अगर हम लोग मित्रों दक्षिण अफ्रीका की, तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, वो प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और हालांकि संविधान संशोधन इतना आसान नहीं होता है, फिर भी जटिलताओं को अगर पार करते देखा जाए तो ऐसा हुआ है कि जब संविधान संशोधन की बात आई है तो भारत के संविधान में हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है दोस्तों, वो भी हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिलता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख राज्य। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, और उनके बाद जो महत्वपूर्ण देश लगे थे और उन महत्वपूर्ण देशों के संविधान में जो महत्वपूर्ण खूबियां थी, उन खूबियों को भारत के संविधान में समाहित किया गया है। और ये जितनी भी चीज़ें बताई गई मित्रों लगभग एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा। तो जितनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आसानी हो। अगर आप मित्रों अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर बात करते हैं संविधान की, जैसा कि पता है कि जो संविधान है, जब मूल संविधान में जो था 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, 3 परिशिष्ट थे। लेकिन उसके बाद बात करते हैं तो सूचियाँ 12 हो गई थी और संविधान इस समय जो अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन 465 बता दिए गए, उसी को भाग में रख दिया गया 465 67। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मेन बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो चूंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने सबसे पहले अपना संविधान लिखित रूप से तैयार किया था। अब बात करते हैं संविधान के विषय में किसने क्या क्या कहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये भारतीय जो संविधान है वो संघीय है और कुछ लोग अर्धसंघीय बोलते हैं। तो इसके विषय में कौन से महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की। तो उनका मानना था कि यद्यपि उनके शब्दों में, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनसे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, इसके बावजूद फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है।
अगर बात करते हैं दूसरे विद्वान की, आइवर्जेनिक्स की, तो उनके शब्दों में ये भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो याद रखिएगा, ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अगर बात करते हैं प्रोफेसर केसी वेयर की, तो इसने जो भारतीय संविधान को बात किया है तो उसकी व्यवस्था को अर्धसंघीय बताया है। अगर बात करते हैं आचार्य डी.डी. बसु या आचार्य दुर्गादास बसु की, तो उनके शब्दों में मित्रों, व्यवहारिक रूप से तो संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है, ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का संयोजन है। तो ये कुछ मुख्य विद्वान हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य रखते थे भारतीय संविधान के विषय में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें बहुत सारी जटिलताएं भी हैं। तो इन्हीं जटिलताओं को देखते हुए भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को वकीलों ने स्वर्ग भी कहा है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि वकील अगर एक बार भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई चीज़ ले लेते हैं तो अपने हिसाब से उसको मोटिवेट करके उसको उस केस को लंबे समय में चला सकते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो मित्रों, ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर एक बार कहूँगा मित्रों, ये जितनी भी जानकारियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से कारगर साबित होंगी। इसलिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, लिख लीजिए। आप सारी चीज़ों की फ़ोटो भी ले सकते हैं। और अगर मित्रों फिर कहूँगा, अगर आपका जैसा विचार हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट्स करके। और आपको पसंद आया हो, प्लीज़ जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।